नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विषय में थोड़ा अलग विषय पे हम चर्चा करेंगे। आईटी इंडस्ट्री में जो शब्दावली होती है जिसे हम आईटी टर्मिनोलॉजी कहते हैं, जो प्रचलित शब्द शब्द प्रयोग है उनके क्या अर्थ होते हैं, वो समझने का हम प्रयास करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि आईटी इंडस्ट्री में वो काम करने वाले व्यक्ति अक्सर अंग्रेजी शब्द प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई प्रचलित स्पीचर होते हैं जिसका हम यहाँ इस्तेमाल करना इसका क्या अर्थ होता है वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आईटी उद्योग में जो शब्दावली प्रयोग होती है वो क्या होती है, उनके क्या अर्थ होते हैं, उसके कहाँ यूज़ होता है, इस तरीके का ये वीडियो सेशंस होगा और इसी में हम डिटेल में जानकारी देना चाहेंगे। अब ये जो शब्दावली जिसे हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं या नोन वर्ड्स होते हैं, वो ये होते हैं कि ये खास करके आईटी उद्योग में ही आपको सुना या देखा जाएगा। जैसे कि नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं या ऑन बेंच मूवमेंट, तो इस टाइप के जो शब्दावली है, जो शब्द प्रयोग है, वो आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसको जानने की कोशिश करेंगे कि अ, इन शब्द प्रयोगों का मतलब है क्या? पहले स्लाइड में हम देखते हैं कि जब नॉलेज से रिलेटेड या ज्ञान से रिलेटेड कोई बातें आईटी इंडस्ट्री में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती हैं, तो अक्सर आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं ऑन विच डोमेन यू आर वर्किंग। आप किस डोमेन में काम करते हैं। तो यहाँ डोमेन का मतलब हो जाता है टेक्नोलॉजी या एरिया। आप किस विशेष के तज्ञ हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में काम कर रहा है या कोई कोई और कोई क्षेत्र में कोई फाइनेंशियल क्षेत्र में काम कर रहा है। तो डोमेन का मतलब यहाँ ऐसा हम समझ सकते हैं कि कौन-सी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या कौन से क्षेत्र में हम काम करेंगे। अक्सर आपने ये सुना होगा कि केटी के ऊपर काम किया जा रहा है। केटी का मतलब होता है नॉलेज ट्रांसफर। जैसे कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में भी देखा है, आईटी इंडस्ट्री एक बहुत ही ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, उनको दिया जाता है जो जो व्यक्ति काम करने वाले जिसे प्रोजेक्ट में काम दिया अब यहाँ प्रोजेक्ट का मतलब ये हो जाता है कि उन्हें दिया गया हुआ या असाइन किया हुआ कोई काम। जैसे कि कोई एक्सेल शीट है और उन्हें वो फिल करने के लिए दिया गया है। तो वो एक्सेल शीट फिल करने के लिए जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, जो कोई वीडियोज़ होगा या रेफरेंस के कम्युनिकेशंस के ईमेल होंगे या रिलेवेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे कि भाई अगर आपको इस काम को करते समय कोई परेशानी महसूस होती है तो आप किन्हें-किन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरफ की काफ़ी पूरी जानकारी जो दी जाती है वो असाइनी को, उसे हम कहेंगे केटी। दैट इज़ कॉल्ड केटी। अब यह केटी का मतलब नॉलेज ट्रांसफर होता है और ये दोनों ही सूरत में होता है। जब आप काम करेंगे नया तो भी होता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि जब आप काम छोड़ते हैं या फिर आप काम छोड़ने वाले होते हैं, नौकरी को इस्तीफ़ा दे देते हैं, उस समय आपको कहा जाता है कि आप आपके जूनियर को आपका केटी दे दें। दैट मीन्स आपको नॉलेज ट्रांसफर दे दें। तो नॉलेज ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि ये काम पूर्ण करते समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए होंगे या जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा की होगी, तो उसके रिलेटेड के रेफरेंस आप उस सहयोगी को दें। इसका ये अर्थ होता है। तो ये होता है नॉलेज ट्रांसफर। इसी का अगला रूप होता है हैंडओवर। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जब हम कोई नए सहयोगी को हम हमारा काम सुपुर्द करते हैं, उसे कहा जाता है हैंडओवर। जैसे कि अभी मुझे कोई नया काम मिल रहा है या मुझे कोई नई ज़िम्मेदारी सौंपी जाने वाली है। इस यहाँ मैं अपना कार्य किसी दूसरे सहयोगी को दूँगा, जिसे कहा जाता है हैंडओवर। विक्रम, कैन यू प्लीज़ हैंड ओवर दिस इन्फॉर्मेशन टू अनिकेत? दैट मीन्स विक्रम नाम का कोई व्यक्ति होगा, वो काम करते समय अपना हैंडओवर किसी दूसरे आदमी को देने वाला है। मतलब वो जो भी कार्य कर रहा है, उस कार्य को उससे दूसरा व्यक्ति वहाँ से कंटिन्यू करेगा। उसी साथ और एक शब्द प्रयोग काफ़ी बार आपने सुना होगा कि सॉफ्ट स्किल्स। इसका मतलब होता है कोई नेसेसरी स्किल्स। जैसे आईटी इंडस्ट्री में हम समझते हैं कि यहाँ अलग-अलग स्किल्स की कौशल्य के लिए आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होता है लेकिन उसको हो सकता है कि उसको रिटर्न ईमेल कम्युनिकेशन का उनको ज्ञान काफ़ी ना हो या हो सकता है इनका उनका ईमेल राइटिंग प्रॉपर ना हो। तो इन चीज़ों को कहा जाता है सॉफ्ट स्किल्स। सो आपने सुना होगा कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में नए हैं, तो आपने सुना है कि विन यू नीड टू वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है
काम करते समय आपका कुछ अंग्रेजी इम्प्रूव करना या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना, इस तरीके के जो भी कोई स्किल्स है, उनको इम्प्रूव करना। इसे कहा जाता है सॉफ्ट स्किल। आइए अगले स्लाइड्स पे चलते हैं। अब जब लीव प्लान होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड या आईटी इंडस्ट्री होती है, ये काफ़ी ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर होता है। जब छुट्टियाँ ली जाती है, तो वो काफ़ी बार ऑर्गेनाइज़ तरीके से ली जाती है। तो वो जब हम लोग छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस समय उसे कहा जाता है आउट ऑफ ऑफिस। आई विल बी आउट ऑफ ऑफिस फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई टू 15th ऑफ जुलाई। दैट मीन्स मैं इस कार्यकाल में ऑफिस के बाहर रहूँगा, मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। इसे कहा जाता है ओओओ। इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्लान लीव। प्लान लीव का मतलब होता है कि हमने पूर्व रूप में हमारे सहयोगियों को या फिर हमारे कार्य से सीमित जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन्हें हम लोगों ने बता दिया है कि हम इस कार्यकाल में अवेलेबल नहीं रहेंगे। साथ ही साथ जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, साथ ही आपने सुना होगा कि टाइम कार्ड या टाइमलाइन क्या होते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस अक्सर ये देखा गया है कि टाइम कार्ड और टाइमलाइन, ये देख के काफ़ी बार उलझन होती है, क्योंकि टाइम टाइम मतलब ये वक़्त से रिलेटेड कुछ है। ऑफ कोर्स यस। अब यहाँ टाइमलाइन का मतलब हो जाता है कि आप ये कार्य कब तक पूरा कर पाएँगे। जैसे कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसका टाइमलाइन क्या है? जैसे हमने कहा कि इसका 90 दिन का टाइमलाइन है, तो 90 दिनों के अंदर मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तो उसे कहा जाएगा टाइमलाइन। जब हम कहते हैं कि टाइम कार्ड फ़िल करिए, आईटी इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो हमारी रोज़ाना हाज़िरी होती है या हाज़िरी जो हम लगाते हैं, जो हमारा अटेंडेंस होता है, उसको एक प्रोजेक्ट कोड के तरह स्टोर किया जाता है, जिसे हम लोग हर मंथ या हर डेली बेस पे उसको स्टोर किया जाता है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आपको प्रोजेक्ट कोड दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए ये। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो नंबर है, वो हम लोग 1 तारीख से 30 तारीख तक फ़ील करेंगे। अ, अर्थात उन दिनों में अगर कोई छुट्टियाँ नहीं हो या फिर कोई पब्लिक हॉलिडेज़ ना हो, वो दिन छोड़ के काम में अवेलेबल जितने भी हमारे अटेंडेंस डेज़ हैं, उन दिनों में ये जो कोड हम लोग फ़ील करेंगे, उसको इस प्रोसेस को कहा जाएगा टाइम कार्ड। इस अनुसार हमारा अटेंडेंस आईटी इंडस्ट्री में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अक्सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या आईटी इंडस्ट्री में आपने सुना होगा कि काफ़ी रिसेशन आ चुका है। 2008 में या फिर अभी भी अगर आपके कोई मित्र है, तो आपने सुना होगा कि आईटी इंडस्ट्री में रिसेशन चल रहा है। इसका मतलब है मंदी, ग्लोबल रिसेशन मतलब जागतिक स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे अ, उस आईटी क्षेत्र की जो उपलब्धियाँ हैं, वो कम हो चुकी हैं। उसका मतलब है रिसेशन और हालाँकि ये काफ़ी कम जैसे कि 4 महीना, 6 महीना ग्लोबल प्रोसेस जो भी होता है उसके ऊपर ये डिपेंडेंस होता है। इसे हम कोई दूसरे स्लाइड में डिटेल्स में इसकी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही आपने सुना होगा कि एस्केलेशन, कई बार आपने सुना होगा कि मेरे काम में एस्केलेशन हो चुका है, मुझे ऑफ़िस में जाना है या मुझे ये पर्टिकुलर मीटिंग अटेंड करनी है। अभी एस्केलेशन का शुद्ध हिंदी मतलब होता है, शुद्ध अनुवाद होता है वृद्धि। तो क्या काम में वृद्धि हुई है? हाँ, लेकिन ये किस रूप से इसे कहा जाता है? काम में वृद्धि का मतलब होता है कि वो जो काम किया गया है, जो असाइन काम किया गया है, उसमें ऐसी कुछ परेशानियाँ क्लाइंट एंड से या जिनके लिए हम काम क्लाइंट का मतलब यहाँ होता है, हम जिनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने समझा है कि वो काम पूर्णतः पूरा नहीं हुआ या उसमें कोई परिणाम या कोई चूक हो गई है, तो उसे कहा जाएगा एस्केलेशन। जब वो इसका रिपोर्ट करेंगे कि हम इस काम से संतुष्ट नहीं हैं और हमें ये चाहिए था, इसके बदले में आपने इस प्रोसेस को ठीक से फ़ॉलो नहीं किया, उसे कहा जाएगा एस्केलेशन। जब भी एस्केलेशन होता है, जब भी वृद्धि होती है, इस टाइम में सीनियर मैनेजमेंट या उस काम से क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब इसमें आ जाते हैं और वो सब एक-दूसरे को मिल के मीटिंग लेके इसका क्या क्विक सॉल्यूशंस रहेगा या क्या फाइंडिंग्स रहेगा, तो इसका प्रयत्न किया जाता है। अब बीयू का मतलब होता है बिज़नेस यूनिट। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपने अक्सर सुना होगा कि बीयू या आईटी इंडस्ट्री में ये काफ़ी बार यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। अब बीयू का मतलब है ये एक कोई स्पेसिफिक प्रोडक्शन के ऊपर आईटी इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम नहीं होता है। उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, जिसके ऊपर ये काम होता है।
तो ये अलग-अलग टेक्नोलॉजी के जो ग्रुप होते हैं, उन्हें कहा जाएगा बिज़नेस यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोई ग्रुप है, हो सकता है कोई रोबोटिक प्रोसेस मैनेजमेंट का कोई ग्रुप है, हो सकता है कोई प्रोग्रामिंग या फिर डॉट नेट काम करने वाला कोई भी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूरोप व्यू मैंने कहा, तो जैसे यूरोप से रिलेटेड जितने भी हमारे कार्यप्रणाली है, उनका एक ग्रुप जिसे कहेंगे हम लोग बिज़नेस यूनिट। जैसे कि हम लोगों ने कहा सप्लाई चेन बिज़नेस यूनिट है हमारा। तो जैसे सप्लाई चेन से रिलेटेड जो भी हमारा कार्य है, उनका एक ग्रुप है, उसे कहा जाएगा बिज़नेस यूनिट या बीयू। अब ये 2 काफ़ी प्रचलित और नोन वर्ड्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स में मतलब एचआर। अक्सर आपने सुना होगा कि नौकरी पाते समय या इंटरव्यू देते समय या उसका प्रोसेस होते समय जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, जो हमें उस प्रणाली के बारे में मार्गदर्शन देता है, प्रोसेस के बारे में पूरा फ्लो देता है, हमारे साथ पहले कॉन्टैक्ट लेने से लेकर इंटरव्यू अरेंज करने तक, उसके बाद जॉब ऑफर होने से लेकर पोस्ट इम्प्लीमेंट होने तक ये जो भी प्रोसेस हम करते हैं, वो व्यक्ति कहलाया जाता है ह्यूमन रिसोर्स या एचआर। जो हमारे ग्रुप का लीडर होता है, बेसिकली पहले फेज़ में हम लोग कहते थे कि भई हमारे सीनियर है, तो आईटी इंडस्ट्री में उन्हें टीएल या टीम लीड कहा जाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में एक कोई भी यूनिट होगा, उसको छोटे-छोटे टीम में बाँटा जाता है और हर एक टीम का एक सदस्य होता है जो लीड होता है। वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है। तो आपको एट अ टाइम 10 लोगों की अगर टीम है, तो अगर मान लीजिए मैं 10-10 लोगों को एक साथ मिलूँ, तो हो सकता है मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन 10 लोगों को मैं 5-5 लोगों की 2 टीम में बाँटूँ और उन 5 लोगों में से एक-एक को रिप्रेजेंटेटिव रखूँ या उस टीम का प्रवक्ता रखूँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा उन्हें समझना। तो 10 लोगों को मिलने से बजाय मैं सिर्फ़ 2 लोगों को मिल के उन 10 लोगों का जो भी काम कहाँ तक हुआ है, उसकी अगर मैं जानकारी लूँ, तो इस आइडियोलॉजी से ये प्रोसेस वर्क करता है और उस लीडर को या उस प्रवक्ता को हम कहते हैं टीम लीडर। अब टीम लीडर का काम अलग-अलग होता है, हर कंपनी में अलग-अलग होता है। सामान्य तौर पे टीम लीडर का काम होता है कि जो भी उनके सदस्य हैं, उनके अटेंडेंस का ख़्याल रखना, उन्हें अगर कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी है, उनका उनसे रिलेटेड कार्य से रिलेटेड जो भी उन्हें सहयोग चाहिए वो कर देना। ये सामान्य तौर पे टीएल का काम होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब काफ़ी हम लोगों ने सुना रहेगा कि पीसी या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। पीसी को हम लोग आज की तारीख में जो कंप्यूटर का वर्ल्ड है, हम लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर भी सुना होगा, ये भी प्रचलित शब्द है। लेकिन जब आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हम जब बात कर रहे हैं, तो पीसी का मतलब हो जाएगा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है एक ऐसा सहयोगी या ऐसा प्रवक्ता जो हमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरा कोऑर्डिनेशन करे। जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी बताया हुआ है कि अलग-अलग टीम्स में हम लोग जब काम करते हैं तो एक दूसरे से एक टीम कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक टीम का रिप्रेजेंटेटिव बंदा रहेगा, जो उस टीम की पूरी नॉन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन संक्षिप्त रूप में या समरी रूप में किसी तीसरे आदमी के बात करने के लिए या टीम का प्रवक्ता बन के या फेस बन के वहाँ जाएगा, उन्हें कहलाया जाएगा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। हो सकता है कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर टेक्निकल बंदा हो या नॉन टेक्निकल बंदा हो, वो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड हो। अब होता है प्रोजेक्ट टैगिंग और पार्शियल टैगिंग या पार्शियल बिलिंग। अब ये टैगिंग होता क्या है? जैसे कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में जाना है कि टाइम कार्ड होता है और हर एक टाइम कार्ड को हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना-अपना कोड होता है, तो उस प्रोजेक्ट के अनुसार हम लोग अपना अटेंडेंस लिखते हैं। जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसके लिए हमें कोड मिला है, तो उसे कहा जाएगा प्रोजेक्ट टैगिंग। आई एम टैग्ड विद द प्रोजेक्ट दैट मीन्स मैं कोई प्रोजेक्ट पे असाइन हूँ और उसका बिलिंग देने के लिए हम कोई प्रोजेक्ट कोड इस्तेमाल करेंगे। इसे कहा जाएगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रोजेक्ट इज़ टैग्ड। आगे चलते हैं, पार्शियल बिलिंग जैसे कि कोई रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का बंदा है या कोई अच्छी टेक्नोलॉजी का बंदा है, जिनके कौशल्य की ज़रूरत एक से 2 ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में है। हो सकता है वो 2 प्रोजेक्ट्स में एट अ टाइम काम कर रहे हैं, एक ही वक़्त में 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें पार्शियल बिलिंग मिलती है। हाँ, ये मुमकिन है। वो एक प्रोजेक्ट पे काम ना करके 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और दोनों ही प्रोजेक्ट उन्हें अपना-अपना कोड देते हैं। इस तरीके को कहा जाएगा पार्शियल बिलिंग। अब आगे चलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि पिंक स्लिप इज़ नथिंग बट लाइक इनफॉर्मल टर्मिनेशन लेटर। अक्सर आपने सुना होगा कि रिसेशन के टाइम में या कंपनी की जो भी पॉलिसीज़ होती है, वो जब ब्रेक होती है, उस केस में
कंपनी को ये पूरा अधिकार होता है कि वो अपने कर्मचारी को या अपने एम्प्लॉयी को बुला के वो डिस्कशन करते हैं कि भाई आप ये कंडीशंस हमारी फेल हो रही है, हम आपको कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। और उनका जो भी वहाँ जो भी सैलरी का डिस्कशन होता है या टर्मिनेशन का जो भी डिस्कशन होता है, वो करके जो लेटर दिया जाता है, जो ये प्रोसेस होती है, इसे कहला जाता है पिंक स्लिप। पिंक स्लिप का मतलब होता है इनफॉर्मल टर्मिनेशन। ये एक तरीके से टर्मिनेशन लेटर है कि आपको कंपनी बर्खास्त कर रही है आपके ज़िम्मेदारी से। अभी आपकी कौशल्य की कंपनी को ज़रूरत नहीं। ये दोनों ही सूरत में होता है। हो सकता है कि अगर हमने कोई कंपनी के रूल ब्रेक किए हैं, तब भी ये होता है, या रिसेशन के टाइम में जब ज़रूरत ना है और प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं या उस प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा लोग टैग हैं, उस तरीके में भी उन प्रोजेक्ट्स को, लेकिन प्रोजेक्ट से निकलना प्रोजेक्ट पिंक स्लिप नहीं होता है। प्रोजेक्ट्स के जब जब अनटैग किया जाता है या प्रोजेक्ट से रिमूव किया जाता है, दैट मीन्स वो बंदा उस कंपनी में काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट में नहीं है। अब जब प्रोजेक्ट में भी नहीं है, वो कंपनी के लिए काम भी नहीं कर रहे हैं, तो उस सूरत में कहा जाएगा पिंक स्लिप। आइए चलते हैं। इसी का और एक आगे एक तरीका आता है कि उसे कहा जाता है ऑन बेंच। ये हम पहले फिनिश करते हैं, ये इससे रिलेटेड हो जाएगा। अभी जैसे हम लोगों ने जाना कि पिंक स्लिप या प्रोजेक्ट टैगिंग या अनटैगिंग होता है। जब हम प्रोजेक्ट अनटैग होते हैं कि हमारे पास अच्छे कौशल्य ज़रूर अवेलेबल है, लेकिन हम लोग के पास कंपनी के लिए अभी कोई काम नहीं है, तो कंपनी ने हमें वेटिंग मोड पे रखा गया है कि आप आइए कंपनी में, कोई दूसरा ट्रेनिंग-वेनिंग आपका पूरा करिए और तब तक जब तक कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आता है, जस्ट बी ऑन वेट। सो लेकिन हमें कंपनी में जाना होता है, वहाँ पर कोई नई ट्रेनिंग्स होती है या हमारे दो कोई सहयोगी होते हैं या वो जो ट्रेनिंग होती है, कोई असाइन ट्रेनिंग्स या कुछ असाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, तो वो हमें कंप्लीट करना होता है। उस पीरियड को कहा जाता है ऑन बेंच। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी प्रोडक्टिव काम, जिस काम का कौशल्य आपके पास है, ऐसा कोई भी काम आप या कोई भी कार्य आपके पास अभी नहीं है, लेकिन कंपनी ने आपको काम से नहीं निकाला हुआ है। उस सूरत में कंपनी आपके लिए कहेगी कि ही इज़ ऑन बेंच। और ये ह्यूमन रिसोर्स या एचआर टीम का ये काम होता है, जो ऑन बेंच रिसोर्स होते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट्स फाइंड करना कंपनी में, और कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इन रिसोर्सेस को इन 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 बंदों को जो ऑन बेंच है, उनको काम असाइन करना, प्रोजेक्ट टैग करना, ये उनका काम है। अब जब हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या प्रोजेक्ट टैगिंग हो जाती है, तो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि रिमोट वर्किंग जब हम करते हैं, रिमोट वर्किंग का मतलब होता है जब हम घर से काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, तो उस समय हमें मिला जाता है एक वीएम। उसका मतलब होता है वर्चुअल मशीन। अब ये वर्चुअल मशीन होता क्या है कि हमारे अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से हम हमारे क्लाइंट का या हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, उनके कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, और उनका कंप्यूटर कनेक्ट करने के बाद हम अपना कार्यप्रणाली चालू करते हैं। उसे कहा जाएगा वर्चुअल मशीन। ये नेटवर्किंग से रिलेटेड टॉपिक है, इसको हम और डिटेल में कहीं आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अब ये जब वर्चुअल मशीन्स पे हम काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई भी अनऑथराइज़्ड पर्सन इस पे काम ना करे, तो उन्हें एक मशीन या एक यंत्र उन्हें दिया जाता है, जिसको कहा जाता है डोंगल। ये डोंगल पेन ड्राइव की तरह भी होता है, ये डोंगल ऑथराइज़्ड इंडिकेटर की तरह भी होता है, और आजकल मोबाइल पे भी कोई सॉफ्टवेयर्स आए हैं, कंपनी देती है। तो वो हमेशा जब भी आप ये वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करते हैं, एक मोबाइल कोड पे आपको एक मैसेज मिलेगा, एक कोड मिलेगा। उस कोड को आप डालते ही वो समझेगा कि आप ऑथराइज़्ड पर्सन हो, और उसको यूज़ करके, वो एक यूनिक कोड होता है, उसकी मदद से आप उस वर्चुअल मशीन्स में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये डोंगल ये हो गया कि आपको उस वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट करने के लिए ऑथेंटिकेट करने वाला एक मशीन या यंत्र। अक्सर कोई डिफिकल्ट काम जब हम आईटी क्षेत्र में करते हैं, तो उसे कहा जाता है रॉकेट साइंस। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, यू कैन डू इट। दैट मीन्स ये इतना कठिन कार्य नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। तो रॉकेट साइंस को हम लोग इस तरीके से रखते हैं, जैसे कि शब्द इसे कहलाता है कि रॉकेट और साइंस के कोई ये एरोप्लेन बनाने का विज्ञान या मिसाइल विज्ञान तो नहीं है कि ये इतना मुश्किल कार्य नहीं है। तो रॉकेट साइंस का मतलब हो जाता है कि भाई इट इज़ डिफिकल्ट टास्क। और फाइनली हम देखेंगे नोटिस पीरियड। व्हेन यू आर रिज़ाइनिंग, आप जब रिज़ाइन करते हैं, आप स्वेच्छा से अपनी इच्छानुरूप कंपनी को कहते हैं कि भाई हमें आपके साथ अभी नहीं जुड़ना है या हमें कहीं दूसरा काम मिल रहा है, हम काम छोड़ रहे हैं। तो एज़ पर कंपनी पॉलिसीज़ हम लोगों को कोई दिनों का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। नोटिस पीरियड का मतलब होता है
कि जैसे कि आजकल 60 डेज़ या 90 डेज़ का प्रैक्टिस चल रहा है कि बहुत सारी कंपनीज़ आपको कहती है कि ठीक है, आपको हमें छोड़ के जाना है, लेकिन आपको 60 दिन या 90 दिन तक आपको हमारे साथ रहना होगा, जुड़े रहना होगा। उस टाइम में आपको आपका केटी पूरा करना होता है। आपके जो बचे हुए कार्य होते हैं, वो पूरे करने होते हैं। हो सकता है अगर आपका कुछ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस कंपनी के साथ कोई लोन-वोन के व्यवहार है, उस समय तक ये पूरे ट्रांज़ैक्शंस कंप्लीट होते हैं और इन सब कार्य प में जितना टाइम लगता है, उस हिसाब से कंपनीज़ बहुत सारी कंपनीज़ ये नोटिस पीरियड बनाती हैं। हर कंपनी के हिसाब से नोटिस पीरियड अलग-अलग होता है। कोई 60 दिन का रखता है, कोई 30 दिन का रखता है। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारी कंपनियों का नोटिस पीरियड 90 दिन का होता है। मतलब अगर आज की तारीख में मैं रिज़ाइन करूँ, तो आज के 3 महीने बाद वो कंपनी से मुझे ऑफ़िशियली रेज़िग्नेशन मेरा अप्रूव होगा या उससे रिलेटेड जो भी मेरे काम हैं, वो होते हैं। उस ये नोटिस पीरियड में काफ़ी कई कंपनियाँ आपके सैलरीज़ फ्रीज़ कर लेती है, होल्ड कर लेती है। हाँ, 3 महीने का सैलरी होल्ड पे चला जाता है। या आज की तारीख में कई कंपनियाँ सिर्फ़ आखिरी महीने का सैलरी फ्रीज़ करती हैं और बाकी का आपका रहता है। अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हैं, ये जो भी हम लोगों ने साइन किया होता है, मोस्टली कंपनियाँ कंपनी जॉइन करते समय ही नोटिस पीरियड के बारे में बहुत क्लियरली और कड़े शब्दों में कहा जाता है कि नोटिस पीरियड यू हैव टू सर्व द नोटिस पीरियड। लेकिन अगर हम लोग ये नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हैं, तो वो कंपनी उनके पास वो राइट्स सिक्योर होते हैं कि वो प्रोसेस पूरा करें, उनको जो लिखित रूप में दस्तावेज़ देने हैं या जो भी फाइनेंशियल सेटलमेंट होती है, वो करना है नहीं। तो ये हर कंपनी वाइज़ अलग-अलग होता है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि नोटिस पीरियड का मतलब होता है कि व्हेन यू रिज़ाइन टिल यू कंप्लीट योर ऑल असाइन्ड टास्क। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसकी सराहना करेंगे। आप प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ या जिन्हें भी आईटी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी चाहिए उनके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ अगर आपको किसी आईटी से रिलेटेड या कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड किसी विषय को जानने की उत्सुकता हो।